नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और शुरू करते हैं 10 का दस्तावेज प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ। सपा विधायक पूजा पाल के साथ नोकझोंक की खबर मिल रही है। उमेश पाल के परिजनों और पूजा पाल के बीच नोकझोंक की खबर। उमेश के परिवार की महिलाओं और पूजा पाल में कहासुनी हुई है। उमेश के परिवार की महिलाएं पूजा के रवैये से नाराज बताई जा रही हैं। बाहरी लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। पूजा और उमेश के परिजनों में झड़प का वीडियो अब वायरल है। तो आपको बताएं, पूजा पाल के रवैये से नाराज उमेश पाल के परिवार की महिलाएं मैं उमेश भाई के यहाँ से घर के गया भाभी खाना बनाओ तुरंत जमा करते हमारे तो खा तो मना किए रखना है मुझे पैसा ऊपर घाट पड़ेगा के खिलाफ रखना। तो देखिए, पूजा पाल पहुंचती हैं उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन यहाँ मामला आगे बढ़ जाता है। गुस्सा जो है फूट पड़ता है, नोक झोंक की बातें सामने आती हैं। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोइन, जरा समझाएं कि ये किस तरह, कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है, ये नोक झोंक कहाँ से शुरू हुई? कल पूजा पाल ने बीती गंगा पर ही जब फोन पर ये बयान दिया था कि उमेश पाल का राजू पाल मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बाद ही जो परिवार वाले थे उनके अंदर जबरदस्त नाराजगी पैदा हुई थी। और आज शाम को पूजा पाल जब उमेश पाल के परिवार वालों से मिलने, उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंची, तो परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। जो परिवार की महिलाएं थी उन्होंने पूजा पाल को खरी खोटी सुनाई। और इस दौरान जो वीडियो एक सामने आया है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पूजा पाल और जो उमेश पाल के परिवार की महिलाएं हैं आपस में नोक-झोंक करते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो बाहरी लोग थे उन्होंने बाद में बीच बचाव किया और पूजा पाल तकरीबन 1.5 घंटे तक उमेश पाल के परिवार के बीच रहे और बाहर निकल के भी जो है उन्होंने उमेश पाल के परिवार के बारे में कम और अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता जताई। और उन्होंने कहा भी कि वो इस खुद की सुरक्षा की मांग को लेकर के जल्दी पीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार के दूसरे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पूजा पाल और उमेश पाल के परिवार वालों के बीच आपसी विवाद का, बहसबाजी का वीडियो वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसे लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं भी हो रही हैं। चर्चाएं भी हो रही हैं, चर्चा का विषय है ये पूरा मामला। जिस तरीके से सामने आया है, पूजा पाल के रवैया से नाराज उमेश पाल के परिजनों का ये वीडियो है। आप बने रहे मोइन हमारे साथ। तो इससे पहले सपा विधायक पूजा पाल के परिजनों से मुलाकात के बाद पूजा पाल ने खुद अपनी जान को भी खतरा बताया। उन्होंने कहा कि राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल गवाह थे, जबकि वो खुद वादी हैं। उन्होंने सरकार से खुद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। और आपको बताएं कि 18 साल पहले पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या हुई, जिसमें उमेश पाल गवाह थे। उमेश पाल सपा विधायक पूजा पाल को अपनी बहन मानते थे। इस दौरान पूजा पाल सियासी सवालों से बचती नजर आई। परिवार है, देख तो रहे हैं, सब बिलबिला रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अब जैसे हो सकता है अपना ढास बंधाए हैं। अब देखिए, कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो घर है, बुआ है। जी जी, अब जो है परिवार की तरह हैं भैया। अब जो हो सकेगा उनके लिए हम लोग हैं, जो हो सकेगा किया जाएगा, यही है। खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। हमलावरों ने उमेश पाल को 7 गोलियां मारी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 गोलियां तो उमेश के शरीर के आर पार निकल गईं। 1 गोली उमेश पाल के शरीर में फंसी मिली। रिपोर्ट के हिसाब से कुल 13 जगह चोट के निशान भी सामने आए हैं। उमेश पाल को पिस्टल से गोलियां मारी गईं। 9mm की पिस्टल का कारतूस जिसका खोखा मिला है। हमारे सहयोगी मोइन मिले हुए हैं। पीएम रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा हुआ है मोइन? क्योंकि पोस्टमार्टम दिन में करीब 3 बजे के आसपास हुआ था और शाम को ही इसकी रिपोर्ट सामने आ गई थी। जो पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल के शरीर में 7 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से 6 गोलियां जो है वो आर पार हो गई थी, जबकि 7वीं गोली वो शरीर में फंसी हुई थी। तो एक्सरे के दौरान ये गोली का पता चला और उसे बाद में निकाला गया। अब जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिस तरीके से हमलावर एग्रेसिव थे, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, उसके बाद इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी कि उमेश पाल को कई गोलियां मारी गई हैं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7 गोलियां उनके मारी गई, 6 गोली आर पार हो गई और शरीर पर कुल 13 जगहों पर चोट के निशान मिले हुए हैं। बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किस तरीके से मौत हुई वो खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज पहले ही आ चुका है।
शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज में बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का दारागंज शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान दारागंज घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। उमेश पाल के बड़े भाई अशोक पाल ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान मौजूद लोगों ने उमेश पाल अमर रहे के नारे लगाए। इसके साथ हत्यारे को फांसी देने की मांग की। उमेश पाल के बड़े भाई अशोक पाल ने सीएम से परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। उमेश पाल की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने और उमेश के 4 बच्चों को अच्छी पढ़ाई व्यवस्था किए जाने की भी मांग की है। उमेश पाल के परिवार ने एक बार फिर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन पर साजिश के तहत उमेश पाल की हत्या करने का आरोप लगाया है। तो इस मामले में अब तक क्या हुआ ये भी आपको बताते चले। सबसे पहले तो उमेश पाल का दारागंज घाट पर आज अंतिम संस्कार हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उमेश पाल के बड़े भाई ने अशोक पाल ने मुखाग्नि दी है चिता को, और ऐसी तस्वीरें आई। इसके साथ उमेश पाल के समर्थन में नारे लगे। उमेश पाल अमर रहे जो समर्थक थे उनके साथ में शव यात्रा में पहुंचे हुए थे। शमशान घाट पर हत्यारों को फांसी देने की मांग भी उठाई गई क्योंकि लोगों में गुस्सा है। उमेश पाल के बड़े भाई ने सीएम योगी से कुछ मांगे भी की हैं परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो प्रयागराज में उमेश पाल पर शुक्रवार को हुए हमले में कांस्टेबल संदीप निषाद भी शहीद हुए थे, जिसके बाद शनिवार को पुलिस लाइन में संदीप निषाद को सलामी देकर अंतिम विदाई दी गई। आपको बताएं कि उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात संदीप निषाद भी फायरिंग और बमबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान संदीप की भी मौत हो गई थी। और अलीगढ़ पहुंचे प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि जो भी इस हमले के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कोई भी हमारे साथ बदतमीजी करे घर में गोश्त मारे। उसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, इस प्रदेश के गुंडा और माफिया भागते हैं तख्ती लटका के कि भैया हम जेल चले जाएं, हमको ऊपर नहीं जाना है। तो निश्चित रूप से ये गुंडे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी और मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की खबर है। मारपीट हुई और इस दौरान पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज की वजह से उनके मरीज की मौत हुई है। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। 22 फरवरी को एक बुजुर्ग को अस्पताल भर्ती कराया गया था, जिनकी मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां टोल प्लाजा पर बारातियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। इस दौरान दबंग बारातियों ने टोलकर्मी के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बाराती बिना टोल टैक्स दिए ही गाड़ी चलाना चाह रहे थे, लेकिन टोल कर्मियों ने उन्हें रोकना चाहा तो दबंग बारातियों ने टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना टोल का। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये टोल प्लाजा पर बवाल की तस्वीरें हैं। रोहाना टोल प्लाजा है, यहाँ टोल न देकर के बाराती चाहते थे कि दूल्हे की गाड़ी समेत तमाम गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाए। अमरोहा में होटल संचालक और बारातियों के बीच जमकर मारपीट की खबर है। होटल परिसर में पार्क में दहेज का सामान भरे जाने के कैंटर को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। इसके बाद होटल स्टाफ बारातियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ये वीडियो वायरल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। ये घटना बताई जा रही है बछरायू थाना क्षेत्र। उधर बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, इस पे 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर से यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद दोनों बाइक के परखच्चे उड़े हैं। बूढ़ापुर थाना क्षेत्र के पूरे गांव के पास का यह हादसा है। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक फास्ट फूड के काउंटर पर पलट गई।
हादसे में दुकान पर मौजूद एक युवक की ट्रॉली के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, कल्याणपुर शिवली रोड पर जाम लगा दिया। घटना बिठूर थाना क्षेत्र के मकसूदाबाद गांव की बताई जा रही है। बांदा में बिंदा घाट पर यमुना का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बांदा बहराइच रोड पर पुल क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बाधित है। सूचना पाकर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तो ये तस्वीरें हैं और अंदाजा लगाइए कि चलते फिरते रोड पर इतना बड़ा गड्ढा, और वो भी पुल पर गड्ढा। इस तरीके से ये रास्ता बंद हो चुका है। बांदा बहराइच का ये रोड है। और मथुरा में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से कंटेनर ने टक्कर मारी। हादसे में कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर जैत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद पुलिस ने कंटेनर को काटकर ड्राइवर क्लीनर के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है इसी दौरान GLA यूनिवर्सिटी के सामने हाईवे पर खड़े ट्रक से कंटेनर की टक्कर हुई, जब ये कंटेनर दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा था। कन्नौज में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत की खबर है। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। इनमें 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। NH 91 पर बच्चे को बचाने में यह हादसा हुआ है। कन्नौज में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत की खबर। 10 लोग जख्मी, अस्पताल भर्ती कराए गए हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक है। NH 91 पर एक बच्चे को बचाने के लिए यह एक्सीडेंट हुआ। देहरादून रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। इसके बाद इंजन पटरी को उखाड़ता हुआ दूर तक चला गया। हादसे में ट्रेन इंजन क्षतिग्रस्त है। हालांकि गनीमत यह है कि कोई इसकी जद में नहीं आया। किसी तरीके के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। देहरादून के रेलवे स्टेशन के पास अचानक से इंजन पटरी से उतर गया। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो इंजन है वो पटरी से उतर गया और उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्थर्न रेलवे के लोग हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं ताकि जो इंजन को वहाँ से हटाया जाए और जो ट्रेनों का संचालन है उसको सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी अगर उस वक्त इस इंजन के साथ जो तमाम जो कोच हैं अगर पूरी ट्रेन जुड़ी हुई होती। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि उस वक्त जो है ये इंजन सेटरिंग के लिए जा रहा था और कोई भी कोचेस इसके साथ नहीं जुड़े हुए थे। और अचानक जो है सामने जो खंबा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है ये इस खंबे से जो है टकराया और फिर जाकर जो है इंजन रुका है। और देखिए आगे से देखिए इंजन की किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि खंबे से टकराने के बाद आप देखिए जो आगे जो शीशा होता है काफ़ी मोटा वो पूरी तरीके से टूट गया और आगे जो पटरी से उधर की तरफ जो है ये पूरा इंजन चले गया। लेकिन अगर इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये आप देखेंगे खंबा है जो लाइट का, जिसको कि ये जहाँ से जो पूरी तारें हैं जो ट्रेन चलती है उससे जब टकराया तो यहाँ पर जो है पूरी ये तारें टूट गई। उसके बाद जो ट्रेनों का संचालन होना था वो समय से नहीं हो पाया। उसके बाद जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और अब जो है यहाँ से जो इंजन है उसको यहाँ से हटाया जाएगा। फिलहाल जो ट्रेनों का संचालन है वो शुरू है और ठीक ढंग से अब यहाँ पर संचालन चल रहा है। यहाँ पर जो है तमाम जो रेलवे के लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अभी इन तमाम लोगों में जो यहाँ पर मौजूद हैं कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। किसी बड़े अधिकारी से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है और इंजन को अब सही ढंग से ठीक करने का काम जो है वो चल रहा है। सही क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि केंद्रा, ABP गंगा, देहरादून। गाजियाबाद सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने विपक्ष की जातीय जनगणना की मांग और रामचरितमानस के विवादित बयान के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए इसके सिवाय कोई काम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं रह गया है। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता को केंद्र और राज्य सरकार के बजट की बारीकियों पर भी चर्चा की, इसके फायदे गिनाए। केंद्र सरकार के बजट के फ़ायदे गिनाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जनरल VK सिंह हैं, पहुँचे हैं गाज़ियाबाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बजट में क्या खास था, क्या विशेषता, क्या मिला लोगों को, ये बताने के लिए पहुँचे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या था खास बजट में, गाज़ियाबाद की जनता को आज आप बताने आए, देश की जनता को भी बताने आए हैं आप। ये बजट देश के अगले 25 साल का बजट है। देश को एक नई दिशा देने का बजट है। ये बजट समावेशी विकास का बजट है। ये बजट सामान्य वर्ग से लेकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, जनजातीय समुदाय, इन सबको देश के विकास में मिलाने का बजट है। किसानों की प्रगति कैसे हो
उसका बजट है। तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और कोशिश ये है कि इस बजट से हमारे आर्थिक विकास को और गति मिले। सर, आजकल उत्तर प्रदेश विधानसभा जो चल रही है उसमें जो विपक्षी पार्टियां वो जाति जनगणना की बात कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो क्या बात कर रही हैं वहाँ पर मुझे नहीं पता। एक बार पूरा जब विषय समझ में आएगा। यही है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं, मायावती ये चाहती हैं कि जातीय गणना किए जाए, उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है, आप क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी का स्टैंड बीजेपी के अध्यक्ष बताएंगे। गाजियाबाद में यूपी के 112 पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पिछले 1 साल से जिन पीड़ितों ने भी यूपी 112 पर कॉल की वो गाजियाबाद कंट्रोल रूम की जगह दिल्ली को लगी है। ऐसे में 2,500 लोगों को चिन्हित किया गया जिनकी कॉल गाजियाबाद की जगह दिल्ली लगी है। गाजियाबाद एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ इसी संबंध में बैठक ली, जल्द निस्तारण की बात कही। फिलहाल इस समस्या से अभी तो कोई हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों को दिक्कत ना आए इसके लिए पुलिस ने अपने नंबर जारी किए हैं। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और आपके साथ रास्ते में कोई बात हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, आप कॉल मिलाते हैं गाजियाबाद पुलिस को तो वो कॉल मिलती है दिल्ली पुलिस को। ऐसे 2,500 से भी ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है कि जिन्होंने मदद मांगी गाजियाबाद पुलिस के कंट्रोल रूम से, लेकिन वो कॉल मिली दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में। इस बात से चिंतित होकर गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर दिनेश पी ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग कर उनसे कहा कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द सही किया जाए ताकि जो पीड़ित है, पीड़ित को गाजियाबाद पुलिस की सहायता सही समय पर मिल सके। जब तक ये व्यवस्था सही नहीं होती तब तक के लिए गाजियाबाद पुलिस ने अपने कुछ नंबर जारी किए हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।